नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर हम बातचीत करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण मसला यह है कि दुनिया में जिस तरीके से इजराइल ने एक खौफ पैदा किया है। खौफ इस बात को लेकर पैदा किया है क्योंकि उनकी एक एक्सपर्टीज इस वक्त दुनिया के सामने आ रही है कि जो तमाम बड़े संगठन है या देश हैं, उनके जो टॉप लीडरशिप है, उनको वो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से उनका कत्ल कर देते हैं, उनका खात्मा कर देते हैं। पहले दुनिया ने देखा किस तरीके से हमास की टॉप लीडरशिप को उन्होंने एक तरीके से खत्म किया, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से। उसके बाद हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप को उन्होंने खत्म किया और अब ईरान के ऊपर जब उन्होंने हमला किया है तो उन्होंने ईरान के कम से कम 4 या 5 बड़े जनरल्स को उन्होंने उड़ा दिया है और साथ ही साथ 5-6 न्यूक्लियर बड़े साइंटिस्ट को उड़ा दिया है, यानी उनका कत्ल कर दिया है, उनको मार दिया है। और ये खबर भी आई है, इजराइल ने एक तरीके से दावा भी किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खामनेई का भी वो खात्मा कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी है। ये एक पहलू है। अब सवाल इसी बात को लेकर ये पहला सवाल नंबर एक, क्या वाकई में इजराइल बड़बोलापन कर रहा है या उसके पास वो क्षमता है कि वो खामनेई का कत्ल कर सके? दूसरा, क्या इजराइल ये सारी हरकतें अपनी गुप्तचर एजेंसी मोसाद के बल पर करता है? और अगर करता है तो मोसाद को इतनी पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? और इतनी पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन के लिए उसको कितना वक्त लगता है? उसका मोडस ऑपरेंडाई क्या है? वो कैसे काम करता है? ये दुनिया की नजर में अपने आप में एक बहुत ही अजब कहानी है। हम इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे, मोसाद का ऑपरेशन, और सबसे बड़ा सवाल, क्या खामनेई को जब चाहे तब इजराइल मोसाद के जरिए खत्म कर सकता है, उड़ा सकता है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हैं और बहुत ही जाने माने नाम है वो पुलिस की दुनिया में, और एक तरीके से आईबी में भी उनका बड़ा दबदबा रहा है। आजाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको लगता है कि वाकई में इजराइल कोई बड़बोलापन कर रहा है या वाकई में वो खामनेई को उड़ा सकता है, कत्ल कर सकता है? देखिए, इजराइल की जो सैन्य शक्ति है और या तकनीकी शक्ति है, वो एक गजब ही स्तर पे है। और इसलिए मैं ये अवश्य कहूँगा कि जिस एक छोटे से देश ने सारे अरब देशों को जो पास में है, उनको एक तरह से उनकी सैन्य शक्ति को बल्कि ध्वस्त कर दिया है, तो इसका मतलब ज़रूर ही उसमें कोई ऐसी शक्ति है या ऐसा उसमें कोई मिश्रण है ऐसी ताकतों का, जिससे वो ऐसा अपना बड़बोलापन कर रहा है। अभी आपने देखा, जहाँ तक आपने ईरान और इज़राइल की बात की है, इज़राइल ने जो वहाँ प्रदर्शित किया है ईरान में अपनी शक्ति को, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी, ये मैं जिसे मैं कहता हूँ कि तैयारी, एक तरह का प्लानिंग स्कीम, वो एक ऐसे स्तर का है जो शायद बहुत ही कम देश कर सकते हैं। वहाँ के एक बहुत जाने माने जर्नलिस्ट हैं इजराइल के, यासी यूलमन, जिन्होंने ये बताया है, और जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने ये बताया है कि इसके पहले इतनी तैयारी पिछले 2-3 साल से की गई है इस ऑपरेशन की। और इस ऑपरेशन में टेकिंट का भी है कंट्रीब्यूशन और ह्यूमिंट का भी है। टेकिंट में एक गजब स्तर का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मैं एक के बाद एक बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो एसेट्स वहां पे तैयार किए गए हैं, देखिए, ईरान में एक एथनिक डिवीजन भी है। ईरान में जो रिजीम के खिलाफ भी कुछ ऐसे लोग हैं, उनको कल्टीवेट करना, जैसे रवि वो अरब्स हैं, कुर्द्स हैं, बालूचीज हैं जो स्मगलिंग करते हैं इस बॉर्डर में, सबसे इजराइल का कांटेक्ट रहा है। ह्यूमिड एसेट्स ऐसे बनाना पिछले 2 साल में, जो कि रिजीम से असंतुष्ट हैं,
वो चाहे गरीब हैं, चाहे असंतुष्ट हैं, चाहे किसी भी कारणों से इजराइल को मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सिर्फ मदद करने की बात नहीं है आशुतोष, इस स्तर पे मदद करने की है कि वो लड़ाई में अपनी जान भी जोखिम में डाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो जो मैं समझता हूं इनकी सफलता ये है कि एक एनिमी देश में जाकर ऐसे एसेट्स तैयार करना जो कि आपके ऑपरेशन के समय आपको मदद करें उसी एनिमी देश के अंदर से, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा है टेकिंट। इस टेकिंट में अमेरिका की भी बहुत सहायता मिली है उन्हें। एआई टूल्स के जरिए बहुत सारी चीजें उसमें एक साथ आई हैं, जैसे कि सैटेलाइट इमेजरी है, सिगिंट है, सेल मेटाडेटा टावर्स है, मशीन डिराइव्ड प्रोबेबिलिटी है, और जो एसेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन है, इन सबको मिला के उनकी कैपेबिलिटी ये आई है जिससे कि उन्होंने ऐसा प्रहार किया। आजाद साहब, पहले अपने दर्शकों को बता दें, आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, टेक इंट ऑन ह्यूमन इंट। टेक इंट का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से गुप्तचर जानकारियां इकट्ठा करना, जैसा उन्होंने बताया कि एआई के थ्रू या दूसरी और तकनीकी के माध्यम। ह्यूमन इंटेंट, ह्यूमन टेंक का मतलब, इंट का मतलब होता है ह्यूमन, यानी आदमियों के जरिए, मनुष्यों के जरिए, मानवियों के जरिए, यानी जब वो कहते हैं कि एसेट्स तैयार करते हैं, तो इजराइल की जो संस्था है मुसाद, उसने ईरान के अंदर जाके तमाम ऐसे लोगों को तैयार किया है जो लगातार उनको बहुत ही सेंसिटिव जानकारियां देते रहे। भारत में भी इस तरीके की बहुत सारी जानकारी हमारे पास आती है कि जब कैसे आईएसआई का एक स्पाई पकड़ा गया, एक चोर या एक गुप्तचर पकड़ा गया, जो दरअसल था तो हिंदुस्तानी लेकिन पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। उसी तरीके से इजराइल ह्यूमन, जिसे कहते हैं ना इंट, ह्यूमन इंट माने मानवीय इंटेलिजेंस, यानी मानवीय स्पाई एक तरीके से। ये दो शब्दों का एक्सप्लेन करना जरूरी था क्योंकि आपने उसको अपनी तौर से बताया था। अब मेरा सवाल इस बात को लेकर ये कि आपके पास टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस भी है और आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी जनरल को इतना पिन पॉइंट तरीके से कैसे उसको एनाहिलेट कर सकते हैं या उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, जब तक कि उस सेना के बहुत टॉप में आपकी पहुंच ना हो और उसकी एग्जैक्ट जानकारी आपके पास ना हो? हाँ, इसके बारे में आशुतोष मुझे थोड़ा सा ऑपरेशंस के बारे में बताना पड़ेगा कि किस तरह से ये ऑपरेशंस डायरेक्ट किया गया। देखिए, फलाने किसी भी दिनांक को जब ये डिसाइड किया कि इजराइल आज चढ़ाई करेंगे ईरान पे, तो इनके जो एसेट्स थे वो पहले से तैयार थे। इसके पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2 साल पहले से कोई फ्रंट कंपनी बनाई गई, या वो भी इन्हीं असंतुष्टों द्वारा एक फ्रंट कंपनी बना के पार्ट्स खरीदे गए और ड्रोन के जो पार्ट्स हैं या जितने टेक्नोलॉजी के पार्ट्स हैं वो कंटेनर्स में, बॉक्सेस में और ट्रक्स में वहां पे आए। और जब ये सारी चीजें वहां पे इकट्ठा हुई तो उसे एक वेयर हाउस में तैयारी की गई, और वेयर हाउस में ऐसी तैयारी की गई ताकि वो किसी भी समय पर उनके द्वारा कार्रवाई की जा सके। अब उसके बाद ये हुआ कि जिस दिन ये डिसाइड किया गया कि अटैक होगा, तो वहां के जो जितने ये मोसाद के एजेंट्स थे, उन्होंने वहीं पर उन्हीं घरों से ड्रोन की फायरिंग की, ड्रोन को ऊपर भेजा और एरियल डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया, और उन साइट्स पे भी जो उनके मिसाइल साइट्स हैं उनको भी अटैक किया। और उसके तत्काल बाद इजराइल की जो जेट्स हैं उन्होंने एयर डिफेंस पे कब्जा किया। तो जब इस तरह का एक भयावह दृश्य किया गया वहां पर, और इसका मतलब कि पूरा कंट्रोल इजराइल का आ गया, इसके बाद उनके ह्यूमन एसेट्स ने और टेकिंट ने मिलके इनके लोकेशंस दिए। लोकेशन न्यूक्लियर साइंटिस्ट के थे और इनके टॉप जनरल्स के थे। कैसे इनकी जानकारी मिली, इसके लिए भी एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, बायोमेट्रिक सिस्टम, एआई ड्रिवन टूल्स, सैटेलाइट इमेजरी, सेल का मेटा डेटा, इन सारे इंटेलिजेंस का फ्यूजन करके। और एक चीज और, जब आपने देखा होगा जबकि अमेरिकी अफगानिस्तान में ड्रोन और इनको लेके हवाई हमले करते थे और मारते थे, यहाँ पे वो संभव नहीं था।
आप देखिए जहां हमास की बात हो रही है वो तो इजराइल के बगल में है, लेकिन ईरान और इजराइल की जो दूरी है वो 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। जी। तो इसलिए ये संभव नहीं था कि वहां जाके वो उनके मूवमेंट पे जब वो मूव कर रहे हैं तब उनको मारा जाए, असैसिनेट किया जाए। तो इसके लिए इस फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूरत थी कि वो कब ऑफिस से यहाँ जाते हैं, कब वहां से बाहर जाते हैं, समय का मैपिंग, बायोमेट्रिक, फेशियल रिकग्निशन और मशीन से डिराइव करते हैं कि हाँ इस समय वो 5:45 पर इस समय रहेंगे। इनको इकट्ठा करके उन्हें टारगेट किया गया, उनके घर की लोकेशन ली गई उनके ह्यूमन एसेट से, और इसको लेकर सारे इंटेलिजेंस को मिला के ही जब फ्यूजन हुआ, जब फोकस हुआ, तब उन्होंने इनको मार गिराया। और ये तरीका था उनको हिट करने का। बट आजाद साहब, एक बात ये बताइए कि जैसे जब इन्होंने हिजबुल्लाह के टॉप लीडर नसरल्लाह को उड़ाया, तो वो तब तक संभव नहीं जब तक नसरल्लाह की जो इनर कोटरी है, जो उसके टॉप 3-4 लोग हैं, जब तक उनके बीच से कोई इनको इंफॉर्मेशन ना दे रहा हो। तो क्या ये संभव है कि उनके बीच से कोई इनको इंफॉर्मेशन दे रहा था, या उस टॉप पोजीशन पे मोसाद का कोई अपना आदमी एसेट बन के घुस गया था और वो लंबे समय से वहां काम कर रहा था? इसमें दो चीज, मैं उस पर आ ही रहा था। देखिए, इन्होंने 4 जनरल्स तो मार दिए, चीफ ऑफ स्टाफ जैसे हैं, तो उनके मूवमेंट्स तो पता लगने और उतने उसमें उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रहे आशुतोष कि चीफ ऑफ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो सबसे महत्वपूर्ण है ईरान में, उनके हेड को नहीं मार सके। खेमेनी की जो जहां बात हो रही है, तो ये कहने की बात है कि अमेरिका ने परमिशन नहीं दिया है, ट्रंप जो एक बयान देते हैं दूसरे दिन वो कुछ और बयान देते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि खेमेनी के बारे में कोई विशेष बात हुई है कि क्या हम उन्हें मारे या नहीं मारे। दो बातें यहाँ पे हो रही हैं। एक बात तो ये हो रही है कि खेमेनी के रिजीम को हम बदल दें। मान लीजिए हम रिजीम को अगर बदल भी देते हैं तो क्या उसमें कोई बदलाव आएगा क्या ईरान के फॉरेन पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिसी पे? तो इस बात पे मैं विश्वास नहीं कर रहा। सवाल ये है, क्या मोसाद उनको हिट करना चाहता है कि नहीं? मोसाद भले रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ को मारना चाहे, लेकिन शायद खेमेनी को नहीं मारना चाहे क्योंकि वो भी आवश्यक भी नहीं है। तो लेकिन अगर रेवोल्यूशनरी गार्ड के इसको नहीं मार सका है तो ये बात सही है। जब हम और को टारगेट्स कर रहे हैं तो डीप पेनिट्रेशन जो इजराइल का है वो वहां तक पहुंच चुका है, ये सही है, ये बात सही है। लेकिन जहां तक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का सवाल है, वो एसपीजी और टॉप ग्रेड के लेवल की जहां पे सिक्योरिटी रहती है उसको ब्रेक करना मुश्किल है। तो ये बात सही है कि वहां पे उनके गुर्गे वो उस स्तर पर नहीं पहुंच चुके हैं जहां पे उनको वो जानकारी मिले, और इसलिए यहां तक पहुंचना इनका बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ये आपने कहा, लेकिन क्या ये असंभव काम है? क्योंकि जो सुरक्षा खामनेई की होगी, जाहिर सी बात है वो बहुत जबरदस्त होगी। लेकिन क्या खामनेई जैसे सुप्रीम लीडर की इनर कोटरी में किसी भी स्पाई का पहुंचना ये संभव है या संभव नहीं है? देखिए, अगर आप इतिहास देखिए तो बड़े से बड़े राजाओं के, सीजर से लेके जितने भी बड़े राजा थे उनके बीच में तो गुप्तचर बदल जाते थे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी सही है कि क्या मोसाद ने प्रयास नहीं किया होगा? अवश्य किया होगा। और इसलिए जो वो जनरल्स पे पहुंच चुके हैं, ये सही है जैसा कि मैंने आपको कहा कि ह्यूमन और इसके बीच में। एक चीज और देखिए कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज की हम बात कर रहे हैं उसको भी हिट किया है 4 जगह, लेकिन जो फार्दो न्यूक्लियर साइट है जो कि फेमस साइट है ईरान का, वो अंडरग्राउंड है, वो अभी हिट नहीं हुआ है। तो टेक्निकल कारण से नहीं हुआ है, क्यों इनको जो डीप बंकर्स हिटिंग मिसाइल्स अभी ईरान के पास नहीं है, लोकेशन मालूम है। लेकिन खेमेनी का लोकेशन पाना एक तो मुश्किल है, दूसरा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और तीसरा वो पेनिट्रेशन भी जैसा कि आपने कहा आसान नहीं है और अभी तक शायद नहीं हुआ है। जहां तक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का सवाल है, वो सबसे ही जिसको ऑर्गेनाइज फोर्स कहते हैं, वो एक फोर्स है जिसमें की भी पेनिट्रेशन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो भी एथनिक
डिविजन्स देख के भी लोगों की भर्ती करते हैं, शायद वो किसी माइनॉरिटीज को भी अपने अमिट्स में नहीं रखते हैं। इसलिए इजराइल का वहां तक घुसना मुश्किल है, नामुमकिन है। और अगर वहां पे कोई डीप एसेट ऐसा मिल जाए तब ये सही है कि उसमें लीक हो सकता है। जैसे कि हिजबुल्लाह की चीफ नसरुल्लाह का कत्ल किया, वो भी अपने आप में एक बहुत अजूबा वाली बात थी, क्योंकि नसरुल्लाह तकरीबन तकरीबन 30 साल से वो उस हिजबुल्लाह के संगठन को लीड कर रहे थे, और शायद दुनिया की तमाम ऐसी एजेंसीज रही होंगी जो उनको खोज रही होंगी या उनका कत्ल कर रही कत्ल करना चाहती थी या उनको एलिमिनेट कर, लेकिन मोसाद ने सक्सेसफुली किया। ये कैसे संभव हुआ होगा? देखिए आशुतोष, इसमें दो चीजें हैं। आपने देखा होगा कि वहां पे वो एक पेजर द्वारा काफी हिजबुल्लाह के कमांडर्स को ये कर दिया, और वो घटना शायद इनके पहले हुई थी। बिल्कुल। जो जो पेजर वाली घटना हुई उसमें भी एक फ्रंट कंपनी बनाई गई थी। फ्रंट कंपनी वो इजराइल से जिसका कि लिंक था, और उसी के थ्रू पेजर बेचे गए थे हिजबुल्लाह के लीडर्स को। देखिए इतना बड़ा सिक्योरिटी लीक कैसे हुआ हिजबुल्लाह ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये संभव है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स में भी हो सकता है। और जब उसमें लीक हुआ उसके बाद उसमें कोडेड मैसेजेस भेजे गए, और उस मैसेजेस को जब ओपन किया गया तब वो ब्लास्ट हुआ। उस कोडेड मैसेजेस से ही और उसके सिगेंट से ही कितनी जानकारी इजराइल को पहले ही मिल गई थी। जब जब जैसे वो ऑपरेट हुए जितने इनको जानकारी मिल गई थी। और एयर स्ट्राइक्स के बाद भी जब जब उसके बाद इजराइल ने स्ट्राइक्स किया तो बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो चुका था लेबनान। उसके बाद जो जानकारी मिली है वो टेकिन से 80% मिली है, और बाकी जो है वो ह्यूमन से डायरेक्शंस और उनके जो एसेट्स है लेबनान में जो कि हैं उनसे मिली है। इन दोनों के कारण मिली है, जो कि ईरान में थोड़ा सा डिफिकल्ट है पेनिट्रेट करना, खेमेनी के सर्कल को और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सर्कल। आजाद साहब ये बताइए कि जब ये जो इनर कोटरी में पेनिट्रेट करना में कितना वक्त लगता होगा? अगर मान लीजिए कि आज कोई ये प्लान करे, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, आज कोई प्लान करे इंडिया की तरफ से, आईबी की तरफ से प्लान हो कि वो पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है उनके इनर कोटरी में हमें अपना एक एसेट करना है या उसको वहां पहुंचाना है, कितना वक्त लगता होगा इस स्पाई ऑपरेशन में? देखिए अधिकतर जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम वीकनेस देखते हैं, कहां पे चिंक है आर्मर में, उस जगह को पेनिट्रेट किया जाता है। ये क्लासिकल इंटेलिजेंस थ्योरी है, और वो अपने खुद जाना उसमें 10 साल लग सकते हैं आपको, और उसके बाद भी शायद आपको सक्सेस नहीं मिले। लेकिन अगर चिंक इन दी आर्मर अगर आपको मिल जाता है तो आप कभी भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपने देखा हो ये इतिहास से अभी तक है कि जितने स्पाई भी जो टर्न होते हैं वो अपने वल्नरेबिलिटी से, अपने वीकनेस से, और उसी वीकनेस और वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो पॉसिबल है कि जब, और दूसरी बात एक और है सोचो बहुत महत्वपूर्ण है, जब कोई भी रिजीम वीक होने लगती है, जब कोई संस्था थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है तो उसमें काफी डिविजन्स आने लगते हैं। वो समय रहता है जबकि कोई भी वहां पे पेनिट्रेट कर ले। अभी जो समय है जैसे ईरान का, वो एक रिजीम के बारे में सवाल उठने लगे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि 86 ईयर ओल्ड जो खेमेनी साहब हैं वो कहते हैं नहीं चला सक रहे हैं और उस रिजीम बदलाव की आवश्यकता है। इस समय में हिट करना और आसान रहता है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं जो कि जरूरी था बताना, कि देखिए अभी इजराइल के सक्सेस की बात बहुत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इजराइल ने अभी जो सक्सेस दिखाया उसके चलते जो ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, सिर्फ 270 बैलिस्टिक मिसाइल्स चली। लेकिन ये मालूम होना चाहिए सबको, और सबको मालूम है कि 2000 से ज्यादा मिसाइल्स ईरान के पास है डिफरेंट जगहों में। तो कुछ जगह तो वो साइट्स जो है उन्होंने बस्ट कर दिए हैं, लेकिन अभी बाकी मिसाइल्स बचे हैं जो कि अभी भी तबाही मचा सकता है इजराइल के इसमें। तो आज टेल अवीव में, सदर्न एरिया में जो हिट्स हुए हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स ने किए हैं और बड़े ही घातक सिद्ध हुए हैं। सरोको हॉस्पिटल में है,
उनके आर्मी के हेडक्वार्टर्स पे हिट हुआ है, बहुत सारी जगहों में हुआ है। तो ये लड़ाई की अभी शुरुआत है। कुछ एयर डिफेंस सिस्टम ये डिस्ट्रॉय हुआ है। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है जो चल रहा है, जो ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान को सरेंडर कर दे। अभी जो है बाकी जिस तरह के डेवास्टेटिंग हिट्स हुए इजराइल के, शायद अभी उतने और डेवास्टेटिंग नहीं हो सकते हैं। तो टेकिंट कहने का मतलब यह है कि टेकिंट और ह्यूमन का भी एक लिमिट है जिसके आगे आप बिल्कुल नहीं जा सकते। तो वही अभी हो रहा है, एक तरह का ठहराव है। और इसके बाद जब ईरान के तरफ से जब ये प्रहार होगा, एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी बीच में एक जानकारी आई थी कि 3 कार्गो प्लेन चाइना के भी ईरान पहुंचे हैं। तो अगर ये सपोर्ट इधर से भी हो जाता है, जैसे अमेरिका का उधर से हो रहा है, तकनीकी में हर चीज में हो रहा है, तो ये जो लड़ाई है थोड़ी और देर के लिए चलती जाएगी। आजाद साहब, एक आखिरी सवाल, मोसाद को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? क्या मोसाद की तुलना CIA से की जा सकती है, या फिर उसकी तुलना ISI से की जा सकती है, या भारत के रॉ से की जा सकती है? मैं समझता हूं कि मोसाद CIA से भी बेहतर संस्था है। और इसका कारण इतिहास में भी है। कारण इतिहास में है कि इजराइल जो है अपनी क्षमता से, अपने कठोर परिश्रम से खड़ा हुआ है। सारे अरब देशों के बीच में इजराइल के ऊपर तो अस्तित्व का सवाल है। अभी भी ईरान इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो ऐसे समय में जब आपके अस्तित्व की, जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आई थिंक आपको बहुत ही मजबूत होना पड़ता है। और उसी समय से इजराइल ने जितने बलिदान दिए हैं, अब मैं मॉरल इशू पे नहीं जा रहा हूं कि ये यहूदियों का प्रश्न और इनका, मैं उस पे जा रहा हूं। इजराइल मर मिटने को शुरू से तैयार थे। 18 साल की लड़कियां और 18 साल के लड़के, जांबाज मर्द, और ये वो जूझने को तैयार है। तो मोसाद जैसे रिस्क लेता है आशुतोष, वो रिस्क कोई भी संस्था कहीं नहीं लेगी। उसके सामने ISI कुछ नहीं है। उसके सामने मैं समझता हूँ CIA के पास रिसोर्सेज बहुत हैं, टेक्निकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस और एसेट्स नहीं है। जबकि यहाँ पे ऐसे कई यहूदी हैं जो फारसी बोलते हैं इसके ईरान के, और इसलिए इनकी संस्था बहुत ही ज्यादा मजबूत है मोसाद की। और मोसाद को एक गजब का समर्थन मिलता है पूरे इजराइल में और बाहर जो भी इनके इजरायली है। और इसलिए मैं समझता हूं कि मोसाद की जो स्ट्राइकिंग पावर है, उसको मैच करना किसी भी संस्था के द्वारा संभव नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद साहब, हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। हमारे दर्शकों को जरूर इस बात का एक अंदाजा लगा होगा कि दरअसल इजराइल क्यों इतनी आसानी से, चाहे वो ईरान के टॉप जनरल्स हों या फिर उसके पहले जो आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह हो, उनके टॉप लीडरशिप को कैसे उसने एलिमिनेट कर दिया। इसलिए सवाल बार बार जो खड़ा हो रहा है, जो डिस्कशन डिबेट आजकल चल रही है, क्या वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का भी इसी तरीके से खात्मा कर सकता है? ये तो अब वक्त बताएगा आने वाले समय में कि उन्होंने किस तरीके से पेनिट्रेट किया, उनके पास किस तरीके से ह्यूमन और टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है, और उसको किस तरीके से वो कोलेट करके एक प्लान के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कामयाब होंगे नहीं कामयाब हो तो एक अलग तरीके का प्रश्न है। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.